Hey guys, welcome to my YouTube channel Englishpedia. Today we are discuss about pronouns part 2nd in which we discuss next kinds of pronoun. So friends, in my last video we are discuss about pronouns part 1st in which we discuss pronouns first and past, first and second kind, and today we discuss about third kind of pronoun. So friend, third kind of pronoun is reflexive pronoun. Definition: reflexive pronoun are formed by joining suffix self to personal pronoun of the singular number and selves to personal pronouns of the plural number. For example, myself, ourselves, herself, himself, themself, etc. It means reflexive pronoun जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउंस में पर्सनल जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं उनमें सेल्फ सफिक्स करके यानी कि उनमें सेल्फ या फिर सेल्फ्स जोड़ के फॉर्म होता है यानी कि बनता है. ठीक है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा था कि माय, आवर, हर, हिम, देम ये सब पर्सनल प्रोनाउन थे, लेकिन इनमें सेल्फ और सेल्फ्स लग गया है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिनोट करते हैं यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाते हैं और इनसे मिलकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है. ठीक है, सो फ्रेंड्स, uses of reflexive pronoun. It is used after some words like acquit, avail, reconcile, amuse, resign, avenge, adapt, adjust, pride, absent and enjoy. यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज़ है वो इन वर्ड्स के साथ में किया जाता है, जैसे कि अक्विट यानी कि बरी करना, अवेल यानी कि किसी चीज़ को ले लेना, अवेल कर लेना, और रिकनसाइल यानी कि सुलह करवाना, अम्यूज़ रिज़ाइन कर देना, अवेंज, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एन्जॉय. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव्स. यानी कि हर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना चाहिए जो कि लाइफ देती है. ठीक है, जो कि लाइफ प्रदान करती है, लाइफ देती है. नोट इफ एब्सेंट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब, यानी कि यदि एब्सेंट को वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है तो. सेकेंड, इफ द डोर इज affected the action and the result reflexive pronoun is used. if the door is affected by the action, यानी कि कोई भी चीज़ एक्शन से अफेक्ट होती है एंड द रिजल्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज, तो उसके रिजल्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है. जैसे कि आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, कि यानी कि मैंने मेरी फिंगर खुद ही ने काट ली. ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ, माई सेल्फ. तो यानी कि इसमें मतलब ज़्यादा स्ट्रांगली जो है प्रेशर किस पे डाला गया कि मैंने मेरी उंगली खुद ने काटी है. ठीक है, आई कट माई फिंगर माई सेल्फ यानी कि मैंने खुद ने ही काट ली. थर्ड, reflexive pronoun is used when the subject precise his action or skill. यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के तौर पे किया जाता है. सब्जेक्ट के तौर पे जब किया जाता है जब एम्फसिस किया जाता है किसी एक्शन पर और किसी स्किल पर. आई विल माई सेल्फ कम्प्लीट माई वर्क, यानी कि मैंने मेरा काम खुद से कंप्लीट किया. यानी कि इसमें कौन सी स्किल पर या फिर कौन से एक्शन पर एम्फसिस डाला जा रहा है, काम पर, कि यानी कि मैंने मेरा काम खुद ने किया. ठीक है, वी विल आवर सेल्फ फेस दिस प्रॉब्लम, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि इसमें एक्शन क्या है, काम क्या है, प्रॉब्लम है, कि इस प्रॉब्लम को हम खुद ने जो है हम खुद इसको फेस किया, हम इसको खुद फेस करेंगे. वी विल आवर सेल्फ फेस दिस प्रॉब्लम, यानी कि हम इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है हम इसे खुद फेस करेंगे. ठीक है, जैसे कि नोट में देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस अनलेस अ नाउन और प्रोनाउन प्रिसीड इट. यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर जब तक नहीं किया जाता है जब तक कि नाउन और प्रोनाउन इसे प्रिसीड ना करें. ठीक है, अनलेस अ नाउन, और अनलेस का मतलब होता है कि जब तक कि ना करें, अनलेस अ नाउन और प्रोनाउन प्रिसीड इट, यानी कि जब तक कि नाउन और प्रोनाउन इसे प्रिसीड ना करें. जैसे कि एग्जाम्पल, माई सेल्फ सागर फ्रॉम पंजाब. ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा
कि मतलब जैसे कि इंटरव्यू देते थे कि मतलब मैं जो हूँ सागर हूँ पंजाब से, तो ये रॉन्ग है। इसे हम करेक्ट कैसे बोलेंगे? आई एम सागर फ्रॉम पंजाब, यानी कि मैं सागर हूँ और कहाँ से रिलेट करता हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से बिलोंग करता हूँ। सो दैट इज़ वाई इट इज़ करेक्ट। आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, यानी कि मैं खुद से इस वर्क को कंप्लीट करूँगा। आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, मैं खुद से इस वर्क को जो है कंप्लीट करूँगा। तो ये करेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने कहा कि नाउन और प्रोनाउन को इसे प्रिसीड ना करे, तब तक ये किसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं किया जाएगा। अब देखो माई सेल्फ सागर फ्रॉम पंजाब, अब देखो इसके पहले कोई नाउन नहीं आया ना माई सेल्फ के पहले, यानी कि किसी नाउन और प्रोनाउन ने इसे प्रिसीड नहीं किया, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया कि माई सेल्फ सागर फ्रॉम पंजाब। अब देखो ये करेक्ट हुआ, आई एम सागर फ्रॉम पंजाब। अब ये करेक्ट कैसे हुआ? आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, कि आई तो फर्स्ट पर्सन है ना प्रोनाउन का, हमने पर्सनल प्रोनाउन में देखा था कि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन ने माई सेल्फ को प्रिसीड किया, तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। ओके, अब जैसे देखिए आगे, नोट, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, hind, etc. are few words which do not take a reflexive pronoun, यानी कि कुछ ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को टेक नहीं करते हैं, यानी कि जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, कि हमने देखा कि हाइड करना इसके साथ में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता है, कि ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, कि उसने खुद को दीवार के पीछे छुपा लिया। तो उसने खुद को तो दीवार के पीछे नहीं छुपाया ना, कि खुद मतलब खुद को कैसे उसने दीवार के पीछे छुपाया? कोई वो चीज़ तो नहीं है, कोई वस्तु तो नहीं है ना कि उसने खुद को उठाया और उठा के फोल्ड करके दीवार के पीछे छुपा दिया, ऐसा तो नहीं है। तो इसका करेक्ट क्या हुआ? ही हाइड बिहाइंड द वॉल, कि वो खुद दीवार के पीछे छुप गया, ठीक है। दैट इज वाई इट इज करेक्ट। तभी तो हम लोग हाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहे हैं। सो ही हाइड बिहाइंड द वॉल, ये करेक्ट हुआ कि वो खुद दीवार के पीछे छुप गया, ना कि उसने खुद को दीवार के पीछे छुपाया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? सो नेक्स्ट we are discuss about demonstrative pronoun and it is fourth kind of pronoun. So friends, first we discuss about its definition, because जब तक हम लोग डेफिनेशन नहीं समझेंगे किसी चीज़ की, तब तक उसके बारे में हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दिस डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, डेमोन्स्ट्रेट, नाम से लग रहा है डेमोन्स्ट्रेट, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, कि हम किसी की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, ठीक है। किसी के टुवर्ड्स हम लोग कुछ चीज़ बता रहे हैं इशारा करके कि ये वो है, ये वो है, ये वो है, ठीक है। तो इस टाइप में, तो देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस, की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स समथिंग स्पेसिफाइक विद अ सेंटेंस, की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी चीज़ की तरफ, किसी चीज़ के और, किसी चीज़ की ओर, टुवर्ड्स यानी कि किसी चीज़ की ओर, किसी चीज़ की ओर पॉइंट करते हैं। स्पेसिफाइक विद अ सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज़ को स्पेसिफाइक करने के लिए, उसे बताने के लिए उसकी ओर पॉइंट करते हैं। वे सारे वर्ड्स जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे देखो, दिस का मतलब ये है, अब हम किसी को कहेंगे यह है तो भी हाथ से करके बताएंगे। दैट वो, दीज ये, दोज वो, सच ये, ठीक है, वंस। तो ये सब सारे वर्ड्स किस में इंक्लूड किए जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब देखो, हम यूजेस देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। दिस इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स दैट आर प्लेस्ड क्लोजर, यानी कि दिस का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है। दिस को सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही क्लोज हो, जो कि बहुत ही जो चीज़ हमारे बहुत ही पास हो, उसके साथ में दिस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ अ पेन, ये पेन है, हमारे पास में कोई पेन रखा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ पेन, ये पेन है। तो पेन तो सिंगुलर नाउन हुआ, तभी तो हम लोगों ने इसके साथ दिस कंसिडर किया, दिस का यूज़ किया, ठीक है।
सेकंड जो होता है वो होता है इसी का दीज। अब दीज जैसे लग रहा है कि ये, अब ये पेन्स हैं, अब तो मतलब क्या हुआ, दीज आर पेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट एग्जाम्पल, दीज आर पेन्स प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ तो हमें समझ में आ गया कि दिस इज यूज फॉर प्लूरल प्रोनाउंस दैट आर प्लेस्ड फॉर नियर, यानी कि दीज जो है दिस की तरह ही दिस की तरह ही क्लोज चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बट किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लूरल प्रोनाउंस के लिए, ठीक है। अब थर्ड देखो, दैट इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेटिव सिंगुलर नाउन्स दैट आर प्लेस्ड फार, यानी कि दैट जो होता है वो दूर की चीज़ों को डिनोट करने के लिए काम में लिया जाता है, बट सिंगुलर नाउन के साथ में, ठीक है। जैसे कि लेट्स सी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ पेन, ठीक है, यानी कि दैट इज़ अ पेन, वो पेन है, बट पेन तो हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया ना। अगला, दोज इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल नाउन्स दैट आर प्लेस्ड फार, यानी कि दोज आर पेन्स, यानी कि ये जो है पेन्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमने दोज को क्या कंसीडर किया कि दोज जो है दैट की तरह यूज़ हुआ है, मतलब दूर की चीज़ों को डिनोट करने के लिए यूज़ हुआ है, बट किसके लिए यूज़ हुआ है, प्लूरल नाउन्स के लिए, ठीक है। जैसे दिस का था दीज, दैट का था दोज, ठीक है। अब देखिए, सो फ्रेंड्स लेट्स सी फिफ्थ यूज, वन एंड वंस आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन्स, यानी कि जो वन और वंस है उसे नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ लिया जाता है कि यदि हमें बार बार नाउन का यूज़ नहीं करना है तो हम वन और वंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट माई बुक बट आई हैव गॉट वन, अब देखो इसमें बुक तो ब्रैकेट में है, बुक इज़ नाउन ना, बुक इज़ नाउन, ठीक है। बट आई हैव गॉट वन फ्रॉम माई फ्रेंड, कि मैंने मेरी बुक तो खो चुकी है, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मेरी बुक तो मैं जो है खो चुका हूँ, बट आई हैव गॉट वन का मतलब बुक, ठीक है। बट आई हैव गॉट वन फ्रॉम माई फ्रेंड, बट मैंने इसे जो है मेरी फ्रेंड से ले लिया, मतलब पढ़ने के लिए ले लिया, ठीक है। तो इसमें बुक को हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वन किसको डिनोट कर रहा है, बुक को डिनोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सच इज ऑल्सो यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ नाउन, यानी कि सच भी वन और वंस की तरह नाउन के सब्सटीट्यूट के रूप में ही यूज़ लिया जाता है, ठीक है। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है के प्लेस पर, के स्थान पर। आई एम अ टीचर एंड सच, अब सच किसको डिनोट कर रहा है, ए टीचर को, यानी कि यहाँ पर जो ए टीचर आया है इसे हम यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सच से हमारा काम चल सकता है, ठीक है। सच को यदि हमने यहाँ पर लिख दिया तो ये आ टीचर को ही डिनोट कर रहा है। आई शुड बी अनबायस्ड, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, एंड एज सच आई शुड बी अनबायस्ड, और मुझे जो है अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब होता है कि एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि मुझे एक तरफ के बारे में ही सोचकर कुछ निर्णय, कुछ जस्टिस नहीं देना चाहिए, एक तरफ के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब सारे मैटर को सुनना चाहिए और उसके बाद में ही अपनी जो है थिंकिंग या फिर अपनी ओपिनियन उस पर देनी चाहिए किसी भी मैटर के बारे में। तो इसलिए आई एम अ टीचर एंड एज सच आई शुड बी अनबायस्ड, यहाँ पर टीचर को हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सच से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड, हमने अब तक प्रोनाउन के 4 काइंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, और आई थिंक, मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको इसके प्रोनाउन के चारों काइंड्स जो हैं अच्छे से समझ में आए होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट 5th काइंड ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रोनाउंस 5th काइंड, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हमने सारे काइंड्स में भी सबसे पहले किसे रीड किया था, डेफिनेशन को। तो देखो, रिलेटिव यानी कि किसी चीज़ से किसी को रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, आर रिलेटिव प्रोनाउंस इज वन विच रिलेट्स अ क्लोज अ फ्रेज टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि विच रिलेट्स, यानी कि जो रिलेट करते हैं किसी भी क्लोज को, किसी भी फ्रेज को टू अ नाउन और प्रोनाउन से, ठीक है। तो यानी कि रिलेशन बताते हैं, रिलेट करते हैं किसी भी क्लोज को, किसी भी फ्रेज को, किसी भी सेंटेंस को, किससे, नाउन और प्रोनाउन से। तो हम इसके यूज़ देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, फर्स्ट, हु एंड whom are used for humans in subjective and objective case respectively। अब देखो,
हु एंड whom। हु यानी कि कौन, whom यानी कि किसका, ठीक है। और तो हम हु भी रिलेशन बताएगा यानी कि वो कौन है। अब कौन है तो वो किससे रिलेट करेगा कि वो आदमी है, कि वो मतलब कोई व्यक्ति है। और होम भी किसका मतलब ये चीज़ किसकी है, ये चीज़ उसकी है, यानी कि ये बुक किसकी है, ये राम की बुक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे आपस में। तो हुम और हुम जो है वो नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ नहीं आते हैं, ये सिर्फ किसके साथ आते हैं, मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग के साथ आते हैं। लेट्स सी एग्जांपल, शी इज़ द गर्ल हु टीचेस इंग्लिश, यानी कि वो लड़की है जो, हु किसको डिनोट कर रहा है, जो को, जो क्या करती है, इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है। यानी कि ये वो लड़की है जो इंग्लिश पढ़ाती है, यानी कि ये जो सेंटेंस है शी इज़ द गर्ल और टीचेस इंग्लिश, इसको कौन रिलेट कर रहा है, हु रिलेट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर द स्टूडेंट हु शी टीच, ये वो स्टूडेंट हैं हु शी टीच, जिन्हें वो पढ़ाती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो दे आर द स्टूडेंट्स हैं, ये एक सेंटेंस हुआ, ये एक फ्रेज हुई, और ये एक फ्रेज हुई, शी टीच वो पढ़ाती है, दे आर स्टूडेंट वो स्टूडेंट है। लेकिन क्या हुआ, हु ने इन दोनों को रिलेशन दे दिया आपस में कि ये वो स्टूडेंट हैं जिन्हें वो पढ़ाती है, हु शी टीच। सो फ्रेंड्स, आगे हम इसके और भी एग्जाम्पल देखेंगे। लेट्स सी, विच इज़ यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट ह्यूमन्स, यानी कि विच जो होता है वो ह्यूमन्स के अलावा सबके साथ आता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ द कार विच आई बॉट, यानी कि ये वो कार है जिसे मैंने खरीदा है, ठीक है। तो इसमें विच किसके लिए आया, कार के लिए आया ना। कार एक जो है नॉन लिविंग थिंग है, तो जैसे कि ऊपर ही बोला ना हमने कि विच का यूज़ किसके लिए किया जाता है, एक्सेप्ट ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन्स के अलावा सब चीज़ के साथ में विच का यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द कार विच आई बॉट, यानी कि ये वो कार है जिसे मैंने खरीदा। तो यानी कि दिस इज़ द कार एक फ्रेज हुआ, और आई बॉट मैंने खरीदा, दिस इज़ द कार ये कार है मैंने खरीदा। लेकिन ये अगर हम इन दोनों को अलग अलग करें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि दिस इज़ द कार ये कार है मैंने खरीदा, सो वी कांट अंडरस्टैंड दिस ना। तो विच ने इनके आपस में रिलेशन बना दिया कि ये वो कार है जिसे मैंने खरीदा, यानी कि जिसे मैंने परचेज किया। सो अब देखो नेक्स्ट यूज इसका देखते हैं। हु इज़ यूज इन पजेसिव केस, हुज इज़ यूज इन पजेसिव केस। अब देखो पजेसिव के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि किसी के अधिकार को बताता है, किसी के राइट्स को बताता है, यानी कि वो चीज़ किसकी है, किसके मतलब किससे रिलेट करती है। तो हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन में भी शामिल कर सकते हैं। अभी मैंने बोला ना किस चीज़ किसकी है और किससे रिलेट करती है, तो रिलेट से क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो देखो दीज आर द चिल्ड्रंस हुज फादर इज़ डॉक्टर, यानी कि ये वो बच्चे हैं। अब देखो एक फ्रेज हुई, दीज आर द चिल्ड्रंस, यानी कि ये वो बच्चे हैं, फादर इज़ डॉक्टर पिताजी डॉक्टर है। कुछ समझ में आया, नहीं आया ना। लेकिन यदि हमने हुज को इनसे रिलेट कर दिया, हुज बीच में आ गया, हुज इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, हुज यदि बीच में आ गया तो इसने आपस में, इन दोनों के आपस में एक रिलेशन बना दिया कि दीज आर द चिल्ड्रंस, कि ये वो बच्चे हैं जिनके पिताजी जो है डॉक्टर हैं, जिनके पिताजी डॉक्टर है। अब हमें समझ में आया। तो अब देखो इसका फोर्थ यूज देखते हैं। If a human and non-living thing, animal are joined by and the relative pronoun that is used। अब देखो अब तक हमने ह्यूमन को अलग पढ़ा, यानी कि ह्यूमन ने हु और हुज को जोड़ा था, विच ने नॉन लिविंग थिंग को जोड़ा था, हुज ने पजेसिव केस को जोड़ा था। लेकिन अब देखो क्या होता है कि इफ़ अ ह्यूमन, यानी कि अगर ह्यूमन, नॉन लिविंग थिंग और एनिमल, यदि इनको जोड़ा जाता है किसके थ्रू, एंड के थ्रू जोड़ा जाता है, देन अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज़ यूज। तो हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। द गर्ल्स एंड हर डॉग दैट आई सॉ लास्ट संडे। अब देखो द गर्ल इज व्हाट इज, द गर्ल इज ह्यूमन, ह्यूमन है ना ये, तो द गर्ल इज ह्यूमन एंड हर डॉग इज व्हाट, डॉग इज हियर, नो मतलब एनिमल, ठीक है, डॉग इज व्हाट, एनिमल। तो द गर्ल एंड हर डॉग, अब एंड से कनेक्ट हुआ ना। अब हमने एग्जांपल में अभी हम इसका यूज़ देख रहे हैं कि ह्यूमन और एनिमल को कौन कनेक्ट कर रहे हैं, एंड। यदि हमने इनको एंड के थ्रू जोड़ दिया तो दैट, यानी कि द गर्ल वो लड़की और वो डॉग,
लड़की और उसका डॉग दैट आई सॉ लास्ट संडे, जिन्हें मैंने लास्ट संडे देखा था। तो यानी कि क्या हुआ कि दैट ने इनके आपस में रिलेशन लगा दिया। देखो द गर्ल्स एंड हर डॉग, ये एक फ्रेज हुआ। तो द गर्ल एंड हर डॉग यानी कि वो लड़की और उसका डॉग। आई सॉ लास्ट संडे, मैंने लास्ट संडे देखा। क्या देखा, क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन यदि हमने दैट से इन दोनों फ्रेजेस को रिलेट कर दिया तो इनके आपस में कोरिलेशन बन गया कि दैट यानी कि जिन्हें मैंने लास्ट संडे देखा था, यानी कि ये वो लड़की है और ये उसका डॉग है जिन्हें मैंने लास्ट संडे देखा था, ठीक है। सो नेक्स्ट यूज आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री दैट इज़ यूज्ड, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में भी दैट का यूज़ किया जाता है। देखो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री, अब देखो डिग्रीज हम लोग हमारी आगे की वीडियोस में मैं जो है आपको अच्छे से समझा दूंगी, पर अभी के लिए आप इसका एग्जांपल देख लो। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन, यानी कि ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल जो लड़की है, ये जो मोस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री को जो है डिनोट कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट का यूज़ किया जाता है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन, यानी कि ये वो खूबसूरत लड़की है जिसे मैं हमेशा देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यूज इसका हम देखेंगे 6, वर्ड लाइक एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम एक्सेट्रा आर यूज विद दैट, ठीक है। तो इनके साथ भी किसका यूज़ किया जाता है, दैट का यूज़ किया जाता है। देखो एग्जाम्पल, आई गेव हिम द फ्यू पेन्स दैट आई हैड गॉट, यानी कि मैंने उसे कुछ पेन दिए। अब देखो एक फ्रेज हुई, मैंने उसे कुछ पेन दिए, आई हैड गॉट जो मेरे पास थे, जिन्हें मैंने पाया था, जो मेरे पास थे, ठीक है। अब कुछ समझ में नहीं आया ना, तो आई गेव हिम द फ्यू पेन्स, मैंने उसे कुछ पेन दिए जिन्हें मैंने पाया था, यानी कि जो मेरे पास थे उसमें से मैंने उसे जो है कुछ पेन दे दिए। तो इसमें दैट ने क्या किया, रिलेशन लगा दिया, क्योंकि जब तक ये एक दूसरे को रिलेट नहीं करेगा, जब तक दो फ्रेज कंप्लीट नहीं होंगी, और जब तक दो चीज़ कंप्लीट नहीं होंगी वी कांट अंडरस्टैंड दैट। शी इज़ द सेम गर्ल, अब देखो शी इज़ द सेम गर्ल, ये बिल्कुल वैसी ही लड़की है। हेल्प मी वॉट, समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, दोनों फ्रेज अलग अलग थी अब तक। शी इज़ द सेम गर्ल, वो वही लड़की है, वो वैसी ही लड़की है जिसने मेरी हेल्प की थी, यानी कि कभी किसी लड़की ने हेल्प करी होगी किसी पर्सन की, तो वो ये बता रहा है कि ये बिल्कुल वैसी ही लड़की है जिसने मेरी हेल्प करी थी। तो यानी कि जब दैट ने इनके आपस में रिलेशन लगाया तभी हमें समझ में आया कि ये वो लड़की है जिसने मेरी हेल्प की थी, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम लोग सिर्फ इसके फिफ्थ काइंड को कंप्लीट किया है आज हमने। आगे के जो इसके रिमेन 5 काइंड्स हैं उन्हें हम आपको आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो मैंने इसके पहले जो इसके 2 काइंड्स हैं वो मैं इसको पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपको उनके बारे में जानना है तो मैं इसकी लिंक जो है अपने इसमें वीडियो के नीचे आपको डाल दूँगी, तो आप इसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, thank you for watching my channel, thank you for watching my videos, and to know its next part यानी कि next kind of pronouns, stay with us in my next videos। and यदि आपको यदि पहले के noun और pronoun के बारे में जानना है तो मैं जो है इसकी लिंक अपने वीडियो के नीचे डाल दूँगी, आप जाकर वह सर्च कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यदि आपको और कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।